नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आक्रोश। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज मैं नई नई कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। पता नहीं फ़ोन का बजना मेरी धड़कनों को तेज कर जाता है। लाख कोशिश करूँ मैं अपने आप को संभालने की, पर मेरी ऐसी अवस्था हो ही जाती है। मैं फ़ोन रिसीव करने से भी घबराने लगी हूँ। न मालूम कभी उनका फ़ोन आ जाए जिनसे अब मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि बार बार की निराशा से मैं टूट गई हूँ, बल्कि मेरे अंदर एक आक्रोश भर गया है उन सबके प्रति जिन्होंने मुझे लगभग एक दशक से उपेक्षित कर रखा है। जब मैं चाहती थी कि मैं अपनों से मिलूं, अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे बांटूं, तब तो कोई आगे नहीं आया। फिर मैं क्यों करूं किसी की परवाह। सुधीर ने फोन उठाया और बोले, रेनू तुम्हारा फोन है, सुधा दीदी तुमसे बात करना चाहती हैं। मेरे मुंह से एक आह सी निकल गई। भीतर का दबा आक्रोश अचानक फूट पड़ा। मना कर दो, मैं नहीं जानती किसी सुधा उधा को, और कह दो कभी बात करने की कोशिश भी न करे। सुधीर ने दीदी से क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता, परंतु फोन रखकर सीधे मेरे पास आए और बोले, क्या बात है रेनू, तुमने बात क्यों नहीं की? तुम तो हमेशा उनके फोन का इंतजार करती थी, फिर तुम्हारा रुख क्यों बदल गया? तुम्हें बात तो करनी चाहिए, शायद कुछ जरूरी काम है। मैं गहरी सांस लेकर करवट बदलकर लेट गई। जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। जिस बात को लेकर मुझे उपेक्षित किया गया था, मैं भटकते हुए वहीं जा पहुंची। उस समय मैं 10वीं कक्षा की छात्रा थी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया था। मैंने एक नाटक में झांसी की रानी का रोल अदा किया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते ही प्रिंसिपल मिसेस वर्मा ने चपरासी से मुझे बुलावा भेजा। अभी तक न तो मैंने अपनी ड्रेस बदली थी और ना ही मेकअप उतारा था। मैं उसी वेशभूषा में लगभग दौड़ते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस जा पहुंची। मेरे ऑफिस में प्रवेश करते ही मिसेस वर्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी कंधे थपथपाते हुए बोली, आज तो तुमने कमाल का अभिनय किया। मैंने तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए तुम्हें बुलाया है। मैं कुछ बोली नहीं, पर उनके मुंह से अपने लिए प्रशंसा के शब्द मुझे आत्मविभोर कर गए। झुक कर अभिवादन करके मैं बाहर आने को मुड़ी ही थी कि वो बोली, हाँ इनसे मिलो, ये मेरा बेटा है सुधीर, आर्मी ऑफिसर है, छुट्टी पर यहाँ आया हुआ है तो प्रोग्राम देखने चला आया। और सुनो, शाम को हम लोग तुम्हारे घर आएंगे, अपने पापा को बता देना। मैंने सुधीर को नमस्ते किया और ऑफिस से बाहर निकल आई। मेरे साथ की सारी लड़कियां घर जा चुकी थी। मैंने सारा सामान बटोरा और विद्यालय परिसर से बाहर निकल आई। बाहर ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा था। वैसे प्रिंसिपल मैडम मेरे जन्मदिन पर हमेशा आती हैं घर में, पर ऐसे बीच में आना ये पहला मौका था। मिसेस वर्मा मेरे रूप लावण्य व मेरी कार्य कुशलता की मुक्त कंठ से बहुत तारीफ करती थी। शाम को घर आते ही मैडम मेरी तारीफ के पुल बांधते हुए पापा से बोली, आपकी बेटी बहुत समझदार है, आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की है। पापा हल्के से मुस्कुरा भर दिए थे। सच तो ये था कि माँ के ना रहने के बाद पापा ने हम तीनों बच्चों को अकेले ही संभाला था। उस समय मैं 10 वर्ष की थी, सीमा 5 वर्ष की और समीर 6 महीने का था। सबने पापा को दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, पर पापा ने किसी की न सुनी। पापा और मैडम बाहर लॉन में बैठे रहे। सुधीर हम बच्चों के कमरे में आकर हम लोगों को आर्मी के मजेदार किस्से सुनाते रहे। समीर तो उनसे बहुत हिल मिल गया था। मैं और सीमा कुछ कुछ शर्मा रहे थे। पापा और प्रिंसिपल मैडम के बीच क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता, पर उन लोगों के जाने के बाद पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। खाना खाने के बाद पापा काफी देर तक लॉन में टहलते रहे। दोनों बच्चों के सोने के बाद मैं भी पापा के साथ टहलने लगी। पापा की परेशानी मुझसे छुपी नहीं थी। हिम्मत जुटाकर बोली,
क्या बात है पापा, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैडम ने आपसे मेरे विषय में कुछ कहा है क्या? मेरी तरह मुखातिब होते हुए वो बोले, सुधीर से तुम पहले भी मिली हो क्या? नहीं तो, कहकर मैं पापा को अपलक निहारने लगी थी। मिसेस वर्मा ने सुधीर के लिए तुम्हें पसंद कर लिया है। कम से कम उनको तुम्हारी उम्र के बारे में तो सोचना चाहिए। कहा तुम 16 साल की और सुधीर 27 वर्ष के। चलो उम्र को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो ये तो सोचो कि कहाँ हम लोग ब्राह्मण और वो लोग स्वर्णकार। मैं तो इस सब को नहीं मानता, पर बड़े भैया और अम्मा तो कोहराम मचा देंगे। मेरी तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यदि उन लोगों ने कहा भी है तो ताऊजी और दादी का हवाला देकर मना कर देते, परंतु पापा ये समझ रहे थे कि मैं सुधीर को पसंद करती हूँ। पर सच तो ये है कि आज से पहले मैंने सुधीर को कभी देखा ही नहीं। फिर भला ये कोई उम्र है मेरी इस सब के लिए? जब तक सुधीर की छुट्टियां रही, हर शाम को वो हमसे मिलने आते रहे। पापा तो मन ही मन ठान चुके थे कि मेरी शादी सुधीर से ही होगी। ना मालूम क्यों सुधीर से रोज मिलना मुझे उनके करीब लाता गया। मैं भी मन ही मन में उनको चाहने लगी। पापा ने ताऊजी को फोन किया था, पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। पापा अगले ही दिन मुझे लेकर दिल्ली जा पहुंचे। अपनी फरियाद को लेकर पापा 100% सही थे। खूब हंगामा हुआ था वहां पर। दादी और ताऊजी पापा को खरी खोटी सुनाते रहे। पापा आज्ञाकारी बच्चे के समान सिर झुकाकर खड़े रहे। दादी अग्नि नेत्रों से मुझे देखती हुई बोली थी, खिला दिया न गुल बिन माँ की बेटी ने। मैंने तो पहले ही कहा था कि दूसरी शादी करके इन बच्चों को माँ की छत्र छाया में रखो, नहीं तो मेरे पास छोड़ दो। पर मेरी सुनता ही कौन है? मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं है दादी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। बाप को पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी है। बच्चों के खिलाफ कुछ कहता ही नहीं। एक वो है जो शांत बैठा सब सुन रहा है, और एक ये है कल की छोकरी जबान चलाए जा रही है। यही तो देन है नई पीढ़ी की, बड़ों का लिहाज ही नहीं। दादी गुस्से से लाल पीली हुए जा रही थी। ताऊजी गुस्से से तमतमाते हुए बोले थे, यदि तुम लोगों को अपनी ही मनमानी करनी है तो हमारा रिश्ता आज से ही खत्म समझो। पापा उठकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर ले आए। मेरा बहुत मन था कि जाते जाते मैं एक बार दादी से मिल पाती, पर हम लोगों को देखकर उनका मुंह मोड़ लेना मुझे भीतर तक आहत कर गया था। ये पहला मौका था जब दादी ने ऐसा बुरा व्यवहार किया था। हम हर तीज त्योहार दिल्ली में ही मनाते। ये दादी की ख्वाहिश थी कि जब तक वो जिंदा है सब त्योहार उनके साथ ही मनाते जाएं। मुझसे 5 वर्ष बड़ी थी सुधा दीदी, ताऊ जी की एकमात्र संतान। मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बातों में बराबर का भागीदार बनाती। मैं भी अपनी हर बात का समाधान उन्हीं से कराती। आज उनके रूखे व्यवहार से मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास था कि पापा मेरी खातिर घर परिवार व समाज का परित्याग नहीं करेंगे, पर मैं गलत थी। मेरा और सुधीर का विवाह हो गया। छोटी सी उम्र में दुल्हन बनके मैं तो बड़ी खुश थी, पर भारी कपड़ों और गहनों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मन तो कर रहा था कि जल्दी से घर जाकर कपड़े बदलकर सो जाऊं, पर वहां से सीधे मुझे सुधीर के घर जाना पड़ा था, जहां देर रात तक रस्में चलती रही। 15 दिन हो गए हमें मलादा आए। पापा से बात नहीं हो सकी 2 दिन। मुझे कुछ घबराहट सी हो रही थी। सीमा का फोन आया तो पता चला कि ताऊ जी से बात करने के पश्चात पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं दूसरे ही दिन पापा के पास पहुंच गई। मैं अपने आप को अपराध बोध तले दबा महसूस कर रही थी, क्योंकि यह सब मेरे ही कारण हुआ था। पापा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। आखिरकार पापा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। दिल्ली से सब लोग आ चुके थे। सीमा और समीर को दादी और ताई जी ने अपने आंचल में समेट लिया। मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। मैं पापा की 13वीं तक वहां रुकी थी, पर सीमा और समीर को किसी ने मेरे पास आने भी नहीं दिया। सुधा दीदी भी मुझसे नहीं मिली।
ऐसे समय में तो मुझे सांत्वना दे सकती थी। ऐसे हालातों में मैं वहां रुकती भी तो कैसे। मैं सुधीर के साथ मालदा आ गई। सीमा और समीर दादी के साथ दिल्ली चले गए। ये सोच के मन आश्वस्त था कि दोनों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी, पर हर तीज त्योहार पर मुझे घर की याद आने लगती। सुधीर तो चाहते थे कि मैं हर तीज त्योहार पर खूब सज धज कर उनका साथ दूं, पर मैं उनका साथ नहीं दे पाती थी। मेरी अनुभवहीनता ही तो थी। यदि मैं मानसिक रूप से परिपक्व होती तो कम से कम दिखावा तो कर सकती थी। यही तो होता है किशोर मन, जो भीतर वो ही बाहर। बड़ों की तरह परिस्थितियों से समझौता करना नहीं आता उन्हें। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रीमा को जन्म देने के बाद मुझे लगा मैं अचानक बड़ी हो गई हूँ। कभी कभी सीमा का फोन आता है, समीर और वो दोनों ठीक हैं। तभी सुधा दीदी की शादी की बात पता चली थी। ज्यों ज्यों शादी का दिन नजदीक आ रहा था, त्यों त्यों मेरा मन उन सबसे मिलने के लिए छटपटाने लगा। मैं रोज सारी डाक देखती, शायद शादी का कार्ड आया हो। उन दिनों मैं हर फोन इसी उम्मीद में रिसीव कर रही थी कि शायद दिल्ली से मेरे लिए बुलावा आएगा। ऐसे मौके पर सब मुझे भूल भी जाएं, पर दीदी मुझे अवश्य बुला लेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के दिन तो मेरा बहुत बुरा हाल था। लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। माना कि लड़की पराई होती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि पलट के देखा भी न जाए। फिर सुधीर से विवाह करने का फैसला मेरा तो नहीं था। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्नातक, परा स्नातक, फिर पीएचडी करके मालदा के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में लेक्चरर बन गई। इतने अंतराल के बाद सुधा दीदी का फोन आना मुझे भीतर तक आहत कर गया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है अब। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर परिवार में।